गया, कुशवाहा वहीं से उसी हिस्से के साथ चले गए, जीतन राम मांझी हम पार्टी उसी रूप में चली गई, वीआईपी पार्टी उसी रूप में चली गई। बड़ा मुश्किल सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के भीतर की यह बौखलाहट, क्या विपक्ष की बनती हुई रणनीति ने उनको 2024 की स्थिति अभी से दिखानी शुरू कर दी है क्या? क्योंकि इतना गुस्सा, इतना आक्रोश और भाषण का ऐसा रूप जो प्रधानमंत्री ने आज दिया, इससे पहले कभी नहीं था। ये जानते समझते हुए कि विपक्ष बैठक कर रहा है, उसी दिन विपक्ष के साथ एनडीए की बैठक की तारीख रखी गई। ये जानते समझते हुए कि उस बैठक के बाद कोई अगर बड़ा गोल निकल कर आता है तो राजनीतिक तौर पर 2024 ना तो 2014 साबित होने वाला है और ना 2019। तो एक आखिरी लड़ाई लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण में दिखाई दिए, और यही आखिरी लड़ाई अपने तौर पर आप कह सकते हैं कि एनडीए की बैठक में भी हो सकता है कि वो वहां पर भी नजर आए। अब इसके बाद का सवाल है कि अगर ताकत के लिहाज से और राजनीतिक तौर पर अगर विपक्ष मजबूत आ रहा है, क्योंकि 10 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक 4, पश्चिम बंगाल 5, झारखंड 6, तमिलनाडु 7, केरल 8, पंजाब 9, बिहार 10 और 1 केंद्र शासित राज्य दिल्ली, इतनी बड़ी जगहों पर अगर विपक्ष की मौजूदगी है और अब जो प्लानिंग हो रही है कि राज्यवार, जिलेवार और पंचायत के लिहाज से किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार इस देश के भीतर करना है, तो यह खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पर गणित यानी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री यानी जो तालमेल होना चाहिए, दोनों परिस्थिति पहली बार उस बीजेपी के सामने जाकर खड़ी हुई है जो 303 सीटों के जीत के साथ पार्लियामेंट में मौजूद है, और जो अपने तौर पर इस बात को लेकर घबरा रही है कि अगर पार्लियामेंट के भीतर उसकी सत्ता जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन क्या होगा। तो उस दिन का खौफ क्या अभी से शुरू हो गया? ये चुनावी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन चुनावी बिगुल जरूर है, और इस बात का जिक्र आज इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी ने हड़बड़ाहट में कैसे कैसे राजनीतिक दलों को आमंत्रण दे दिया कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए। इलेक्शन कमीशन ने कई पॉलिटिकल पार्टीज को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन एनडीए की तरफ से कहा गया, यानी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो घूम रहे थे, तमाम लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, संख्या ज्यादा होनी चाहिए, परसेप्शन टूटना चाहिए कि विपक्ष की संख्या 26 तो हमारी 38। एक क्षण के लिए जरा कोशिश कीजिएगा, हम जो नाम 13 पॉलिटिकल पार्टी का उसमें पढ़ने जा रहे हैं, उनके एक भी सदस्य ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है। हो सकता है उसमें से कई पॉलिटिकल पार्टी अभी रिकॉग्नाइज्ड भी ना हो, लेकिन बावजूद इसके उनको निमंत्रण देकर बीजेपी के अध्यक्ष जब खुले तौर पर कहते हैं और अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी 38 दलों का जब राग अपनाते हैं, तो जरा नाम सुनिए। जन नायक जनता पार्टी, IMKMK, ये तमिलनाडु की पार्टी है, इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम, RPI, इसके भी राज्यसभा और लोकसभा में कोई नहीं है। अठवले हैं, अठवले के जरिए चीजों को, बोडो पीपुल्स पार्टी नहीं है कोई, इंडिजेनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तमिल मनीला कांग्रेस, असम गण परिषद संयोग से इसके भी कोई सदस्य नहीं है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी इनके भी नहीं है, पत्ताली मक्कल कच्छी, जनसेना पवन कल्याण पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सक्रिय है, ऑल इंडिया NR कांग्रेस जो पुडुचेरी की है, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त जो ढिंडसा है, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, इसकी भी मौजूदगी है। यानी ध्यान दीजिए, तो जिन राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया, अगर इसमें राज्यवार परिस्थिति पलटे तो एक बीजेपी के पास राज्यों में सत्ता है और दूसरे 4 ऐसे छत्रप हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां के विधानसभा की, लोकसभा की कुल सीटें 4 ही आती हैं। तो क्या ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में बीजेपी फंस चुकी है या प्रधानमंत्री मोदी फंस चुके हैं, जहां पर अब उनको लगने लगा है कि क्या वाकई विपक्ष की एकजुटता अगर 1 to 1 की स्थिति में आ गई तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों डगमगा जाएगा, और अपने बूते और अपने चेहरे के बूते जिस दिशा में वो बढ़ना चाहते थे वह मिथ 2024 में कहीं टूट तो नहीं जाएगा। दोबारा लौटिए बेंगलोर के ताज होटल में, जहां पर हर राजनीतिक दल, खास तौर से 4 नाम हम यहां पर जिक्र करना चाहते हैं। एक नाम ममता बनर्जी का है, दूसरा नाम केजरीवाल का है, तीसरा नाम अखिलेश यादव का है। यह 3 नाम ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन अगर कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं तो मुश्किल, और कांग्रेस का अब विरोध करते हैं तो मुश्किल, और अगर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं तो फिर आने वाले वक्त में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कैसे कदम बढ़ाएंगे, इसको लेकर भी एक बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके जो सहमति बनी, उसमें अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, जिन बातों को उठाया गया वह खुले तौर पर इस देश के भीतर राजनीतिक दलों के अस्तित्व से ज्यादा उस राजनीतिक जमीन का जिक्र था जिस पे खड़े होकर ये सारे लोग राजनीति करते हैं। और सभी ने माना अगर मौजूदा स्थिति आने वाले वक्त में अगले 5 बरस तक बरकरार रही तो स्थितियां कितनी नाजुक होंगी, और हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसके बाद इस देश की तमाम जांच एजेंसियां किसी भी छत्रप को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को या उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने तक ना दे।
आज ही तमिलनाडु में छापे पड़ रहे थे, आज ही छत्तीसगढ़ में छापे पड़ रहे थे, जब यह बैठक हो रही थी वहां छापे पड़ रहे थे। करप्शन को लेकर सरकार की गूंज और ईडी जो कि कानूनी तौर पर काम करता है, उसकी फाइल में कौन कौन बंद हो गया और किस किस को खुले तौर पर छोड़ दिया गया, अगर यह भी लिखना शुरू कीजिएगा तो दर्जन भर नाम आपके जहन में तुरंत आ जाएंगे। एनसीपी से जुड़े हुए 5 नेता, टीआरएस से जुड़े हुए 4 नेता, शिवसेना से जुड़े हुए 7 नेता, उत्तर प्रदेश और बिहार के छत्रपों से जुड़े हुए जो कि एनडीए में शामिल हुए, उनसे जुड़े हुए उनके मामले लगभग 3 नेताओं पर। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जब प्रधानमंत्री करप्शन का जिक्र करते हैं तो जाहिर तौर पर अब सुनने वाला हंसी ठिठोली करता है राजनीतिक तौर पर कि अगर ये हालात हैं। और इस बैठक के भीतर यह मैसेज बहुत साफ था कि अगर मोदी सरकार इस रूप में राजनीतिक हथियार के तौर पर इस देश की स्वायत्त संस्थाओं को, वह भी जांच प्रीमियर एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करने लगी है, तो जरा कल्पना कीजिए कि हम अगर अपनी लड़ाई सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए लड़ते रह गए और 2024 निकल गया तो उसके बाद कौन सी स्थिति होगी कोई नहीं जानता है। और इसका जिक्र खुले तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी ने माना और सहमति दी। शायद इसीलिए सहमति इस 3.5 घंटे की बैठक के बाद इस बात को लेकर बनी कि दरअसल मैसेज मोदी नहीं है, मैसेज बीजेपी नहीं है, एनडीए नहीं है, मैसेज यह देश है। और इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडिया होना चाहिए, क्योंकि खुले तौर पर इंडिया वर्सेस कौन है यह इस देश को तय करने देना चाहिए। राजनीतिक तौर पर ऐसा गठबंधन और इस गठबंधन के भीतर की ऐसी सोच ना तो इससे पहले इमरजेंसी के वक्त बनी थी, उस वक्त लोगों के जहन में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी, ना ही ऐसे गठबंधन को लेकर अपने तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बीजेपी के एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और ना ही ऐसा गठबंधन 2004 में बना था जब मनमोहन सिंह सरकार बन रही थी और लेफ्ट ने समर्थन दे दिया था, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया था। ऐसी परिस्थिति इस रूप में नहीं बनी थी कि देश को लेकर 2024 के चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाना है। तो आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा इस दौर में उभर कर आया है वह एक ही मैसेज है। 2 बैठकें हो चली है, पटना में हो गई, नीतीश कुमार ने कमाल कर दिया, सबको बुला लिया। बेंगलोर में हो गई, कमाल कर दिया अपने तौर पर, वहां पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने। जिस तरीके का आयोजन किया गया, जिस तरीके से सबको स्पेस दिया गया, सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। और अब तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, जहां पर शिवसेना और एनसीपी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपने कांधे पर इस गठबंधन का बोझ उठाना है। और सवाल यह है कि इस परिस्थिति के बाद चौथी स्थिति दिल्ली में आएगी, जहां पर दिल्ली का हेडक्वार्टर तब तक बन चुका होगा और उस हेडक्वार्टर के भीतर बैठक हो रही होगी, जो उसके बाद से तय होगा इस देश के तमाम जगहों पर तमाम राजनीतिक दल एक साथ कैसे खड़े हों और अपने चुनाव प्रचार की दिशा में कैसे बढ़ें, जिससे किसी की राजनीतिक जमीन कम भी ना हो, लेकिन मौजूदा वक्त में यह देश का मुद्दा सामने उभर कर आ जाए और लोगों के जहन में यह सवाल उभरने लगे कि वाकई एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ मोदी सरकार है, या बीजेपी सरकार है, या एनडीए है, जो कहना है कह लीजिए। यह स्थिति क्या वाकई इस 4 जगहों से उभरकर जो 5वीं दिशा में जाएगी वह ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 5वीं दिशा आते आते इस देश के 4 राज्यों में चुनाव हो चुके होंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चला है और शायद बीजेपी